लेकिन बिल्कुल सही। अगर आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट में वैल्यू कुछ और है और आपकी टापू पे आपसे पैसे वो कुछ और ले रहे हैं और हम्म प्रॉपर्टी टापू पे वैल्यू कुछ और लिख रहा है, तो मीन्स कि यार देयर इज सम स्कैम ना। और हम्म हम्म, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले यहाँ रहो, चीजें एक्सप्लोर करो, थोड़ा बिजनेस को स्टार्ट करो, टुक 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 चीजें चलाना शुरू करो। वंस हम्म, यू सी के यार एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक, तो फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ और बिजनेस करो। लेकिन अगर अभी से कंपनी रजिस्टर्ड करवा दोगे और कोई आपकी बिजनेस नहीं होगा अभी, तो आपको छोटे से मकान लेने में आपको लैंग्वेज का बैरियर हो रहा है। जिस एज में हमारे पेरेंट्स हैं ना, उस हम्म। एज में उनको उनकी सराउंडिंग में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनसे उनकी जुबान में बातें करें, जी ये सही है। उनकी बातें सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बस भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ठीक ठाक है। अच्छा शहराज भाई, वैसे तो मैंने वॉइस नोट पे आपसे तफसीली वॉइस नोट एक भेजा था आपको। जी तो जी। अब बस सिलसिला यही है कि आ तो गया यहाँ पे, लेकिन जो आया तो पता चला कि पीआरसी तो तकरीबन बिल्कुल मेरे ख्याल इम्पॉसिबल ही हो गई है। जी, तकरीबन जो है वो इम्पॉसिबल है, बट इस सिनेरियो में भी लोगों को मिल रही है टीआरसी। सही। और वो किस तरह? वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है, जो रिजेक्शंस के रीज़न है ना, वो ये है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ ऐसे लोग आए जो यहाँ आकर जॉब करें इलीगली। ठीक है। ठीक अगर है। आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप पैसा लेके आए हो और यहाँ हम्म पैसा इन्वेस्ट करोगे, या हम्म आप यहाँ घूमो फिरोगे, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, उसके बाद वापस चले जाओगे, ये आप हम्म। अगर ये शो कर सकते हो, ये प्रूव कर सकते हो, तो आपको टीआरसी मिल जाएगी। उसमें आपको अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना होता है, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, ठीक कांस्टेंट है। फंड्स दिखाने होते हैं, और जो भी आपके पास कैश इन हैंड है या बैक एंड पे आपके पास है वो आप दिखाएंगे, तो उस पर मिल जाती हैं, लोगों को मिल रही हैं टीआरसी। ऐसा नहीं है कि लोगों को मिल नहीं रही, लेकिन जो अच्छा। पहले बांट थी ना, जैसे पहले बांटा जाता था टीआरसी, हम्म। वो खत्म हो गया है। अच्छा 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 अच्छा। वो एक पॉइंट सही। होता था टीआरसी के फॉर्म में, एक पॉइंट होता था कि जी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, वो एक पॉइंट होता था ना। तो हम्म। वो पॉइंट सालों से ओवरलुक होता था, अब उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रखा है इन लोगों ने ना, कि आपको अपने अच्छा। फंड्स शो करने हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया में हर जगह महंगाई हो रही है, यहाँ पर भी हम्म। महंगाई हो रही है, इलीगल लोग बिल्कुल। लोग भी यहाँ बहुत जॉब कर रहे हैं। अब वो हम्म मसला फिर ये होता है कि बेचारे वो ना खुद इतना कमा पाते हैं कि वो खुद सरवाइव कर सकें, और हम्म। ना वो अफोर्ड कर पाते हैं, ना वो यहाँ, फिर उनकी वजह से दूसरे लोगों के लिए भी जॉब चली जाती है, लाइक जैसे लोकल लोग हैं। सही। जी लोकल जो है। जी बिल्कुल सही। असल में देखें शिराज भाई, वैसे तो मैं पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट लेकर आया हूँ, ठीक है, तो उसमें तकरीबन बैंक स्टेटमेंट बना हुआ है वो, ठीक है। साथ में मैं, क्योंकि आपसे बात हुई थी, आपने यही मशवरा दिया था, तो मैं तकरीबन $9,000 मुझे मिले, तो मैं तकरीबन मतलब वो खर्च वगैरह होकर तकरीबन $8,500 तक मेरे पास है मौजूद। सही। तो तो आपने यानी कि जी मैं पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट को वो करवाया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाया था? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट नहीं कराया। नहीं, वो आपको अटेस्ट करवाना चाहिए था, बैंक से क्योंकि अटेस्ट कराया हुआ है। हाँ, बैंक से अटेस्ट करवाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना पड़ता। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने के बाद आपको यहाँ इनसे एम्बेसी से अटेस्ट करवाना पड़ता। देन उसके बाद एम्बेसी की स्टैम्प को एंट्रोस करता कायम मुकाम। फिर आपके फॉर्म में अगर आप सबमिट करते तो वो एक्सेप्ट कर लेते। अभी इस सिचुएशन में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो आपको पाकिस्तान भेजनी पड़ेगी अपनी बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। तो इनफ है, बहुत है, मोर देन इनफ है वो तो। हम्म। तो आप उसको अगर एम्बेसी पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा सकते हो तो करवा लो, बाकी तो अपने उसके प्लान्स। लिए उसके लिए फिर ये क्या, मतलब ये सिर्फ वहीं से ही होता है ना, पाकिस्तान से होता है ना, यहाँ की पाकिस्तानी एम्बेसी से तो नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ की पाकिस्तानी एम्बेसी से नहीं होगा। पाकिस्तानी एम्बेसी उस वक्त तक अटेस्ट नहीं करेगी जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट नहीं होगा।
अच्छा, तो वो पाकिस्तान में ही होता है। जी, वो पाकिस्तान में होगा। और अच्छा। आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो, करने के बाद आप इसको अपनी बैंक स्टेटमेंट को सेंड कर दो, वो मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा। फॉरेन अफेयर उसको अटेस्ट कर दे, तो सही। देन उसके बाद कोई दूसरा आपको DHL फेडेक्स कर दे यहाँ वापस, ठीक है। और फिर यहाँ आप ले जाना एम्बेसी में, वो एम्बेसी जो है वो उसको अटेस्ट कर दे, फिर वो कायम मकाम जो है वो उसको इंट्रोस कर दे कि हाँ जी ये एम्बेसी की स्टैंप है, तो वो सही। एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली वहां पे फॉरेन काउंसलेट से आपने वो करवाना होता है टेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना होगा आपको। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री आप ऑफ कहाँ फॉरेन पे, अफेयर्स। पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? कराची, कराची। तो कराची में FTC टावर है ना, FTC, जी 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 उसके जी जी बराबर जी। में ही तो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। अच्छा 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 अच्छा। जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अच्छा ठीक है। तो वहां से अगर अटेस्ट करा ली जाए और फिर मुझे वापस मेल कर दी जाए, तो यहाँ पे फिर मुझे पाकिस्तानी काउंसलेट से और दूसरा आप क्या बता रहे हैं? कायम मुकाम, उससे कायम मुकाम से। जी, अच्छा। तो ठीक है। फिर उन आप, दोनों से वो कराना होगा हाँ, अप्रूव। फिर आप उसमें अपनी स्टेटमेंट में साथ लगाओ, प्लस ये कि जो पैसे आप लेके आए हो वो पैसे बैंक में डालो, उसकी भी एक स्टेटमेंट ले लो। ये सही आपके है। पास 2 स्टेटमेंट हो गई। मीन्स के यार जिस बंदे के पास, उसको क्या ज़रूरत है 3-4 हज़ार रुपए की जॉब करने, 3-4 हज़ार लीरा की जॉब करने की। हाँ सही बात है। फिर अपने अच्छा। प्लान्स, वो एक इंटरव्यू फॉर्म देते हैं, उन इंटरव्यू फॉर्म में अपने प्लान्स एक्सप्लेन करो इन डिटेल कि आप क्यों आए हो, बिजनेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और आपकी प्रोफाइल अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि जो आप प्लान कर रहे हो, जो उसमें लिख रहे हो ना, वैसी ही आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अच्छा। जी ठीक है। सही। अच्छा, एक और सिराज भाई, मुझे यहाँ पे कुछ दोस्त यार हैं, तो उन्होंने मतलब उनके कोई जो जाहिर है सबके इनके यहाँ पर जानने वाले होते हैं जो काम कर रहे होते हैं इन सारी चीजों का ना, तो उनसे जो मेरा मशवरा, उन्होंने जो मशवरा दिया मुझे, वो ये कह रहे हैं कि अब आप इसमें, मैं चाह रहा था मैं आपसे जरा सा पहले पूछूं कि क्या ये सही मशवरा दे रहे हैं या गलत मशवरा है। एक तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भैया आपका कंपनी खोलने का इरादा तो है ही, और मैं आई इसी नियत से हूँ, तो कहने लगे कि आप कंपनी खोल लें, और कंपनी खोलने के बाद हम TRC अप्लाई कर देते हैं, टूरिस्ट वाली, ठीक है, और हम ये कह देते हैं कि भाई हम कंपनी को यहाँ पर स्टेबल करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए हमें चंद महीने चाहिए, और साथ में उसके बाद फिर हम डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि उससे TRC नॉर्मली, वो कह रहे हैं आपको करना है TRC, आप अप्लाई कर दो, वो आपकी मर्जी है, मतलब हमें तो कुछ नहीं है, हमारा तो जो वो होगा खुद करना है आपने, वो हमसे करवाना है, जैसे भी आप कर दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये तरीके से आप करोगे बैंक कंपनी के उससे, तो उससे आपका काफी स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। हाँ, अगर आप कंपनी फॉर्मेट करते हो यहाँ, वो तो विद इन 10 to 15 डेज में कंपनी आपकी यहाँ स्टैंडिंग एंड रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है। फिर आप TRC अप्लाई करते हैं और अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ना, तो वो TRC रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा। जी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लॉ है कि अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं या यहाँ आपकी कंपनी है, तो आपको वर्क परमिट लेना है, तो वो आपका TRC आपको इशू नहीं करेंगे, और आपको कहेंगे कि आप जाके वर्क परमिट लें। और लेकिन वर्क परमिट से पहले भी ये लोग रेजिडेंसी का लॉ है ना, 6 महीने का। जी जी, रेजिडेंसी का लॉ है, लेकिन आपने, जब आप यहाँ पे कंपनी बनाएंगे, तो कंपनी बनाने के बाद फिर आपको वो वर्क परमिट ही की तरफ जाना पड़ेगा, वो TRC आपको इश्यू नहीं करेंगे फिर वो। अच्छा। आपने TRC के फॉर्म में कंपनी के डॉक्यूमेंट लगाए और आपकी TRC रिजेक्ट हो गई। अच्छा। जी, ये बेसिकली उस सिनेरियो में होता है कि जब आप आते हैं और आप अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं कि जी मैं यहाँ बिजनेस का सेटअप के लिए आ रहा हूँ, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी पीछे की बैंक स्टेटमेंट है, पीछे मेरी ये कंपनीज हैं, और मैं अपनी बिजनेस फॉर्मेशन के लिए टर्की आया हूँ, और मुझे एक TRC चाहिए कि जी मैं अपना यहाँ बिजनेस को स्टेबल करूँ, तो वो आपकी प्रोफाइल देख के आपको TRC दे देते हैं कि जी आप ठीक है, इस 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बेस्ड अपॉन साइज ऑफ प्रोजेक्ट, कि जी आपको ये TRC दे देते हैं कि जी आप अपने जो भी आप प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट करें,
और उसके बाद फिर आप जब प्लान्स को अपने एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो फिर आपको टीआरसी नहीं मिलती, आपको वर्क परमिट मिलता है वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर कंपनी। उसके बाद टीआरसी आपके लिए यूजलेस हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो सही। आप इनका अगर लॉ भी पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि जिसके पास वर्क परमिट होता है वो टीआरसी लेता भी नहीं है, फिर उसको मतलब टीआरसी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ इन केस के एनी सिनेरियो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और वो वर्क परमिट कंटिन्यू नहीं हो सकता तो आप उस वर्क तब परमिट के आप एक्सपायर होने से 2 महीने पहले टीआरसी अप्लाई कर दें। लेकिन उस सिनेरियो में भी आपको टीआरसी के कंसोलिडेटेड रीजंस देने पड़ेंगे कि व्हाई यू आर मूविंग टूवर्ड्स टीआरसी। हम्म। और शुरू में भी नहीं, मतलब क्योंकि देखें ये जैसे आपने कहा कि वो शुरू में जैसे स्टेबल करने के लिए जो कहा जाता है कि वो रेजिडेंसी करना जरूरी है जी और ये वो, तो उसमें मतलब ये है कि मेरा मतलब वहां पे कंपनी भी है और एनटीएन होल्डर भी हूँ मैं, पार्टनरशिप डीड भी है मेरी, सारी सही। चीजें। तो ये है कि क्या नाम है, मतलब अगर ये सारी चीजें अटैच करके किया जाए तो क्या ये बेहतर सिचुएशन है या नहीं? तो आप कंपनी का नाम ही नहीं लो ना, आप कंपनी को रजिस्टर करवाओ नहीं अभी। अभी आप अच्छा। टीआरसी अप्लाई करो और टीआरसी अप्लाई करते हुए इसमें रीजन ये लिखो कि जी बेसिकली टीआरसी 2 टाइप की होती हैं, एक टूरिस्टिक भी होती है और एस्टेब्लिश फॉर वो भी होती है। बेसिकली टीआरसी की टाइप ना कोई 8-9 टाइप्स हैं। उसमें सही। कॉमनली लोग अप्लाई करते हैं टूरिस्टिक टीआरसी। जी। टूरिस्टिक टीआरसी के अलावा एक और टीआरसी की टाइप होती है, उसमें आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि जी मुझे यहाँ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए वो कह रहे हैं वो कहलाती है बिजनेस रेजिडेंसी। हाँ, तो उसमें फिर ये होता है कि आपके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए। हाँ, वो नहीं है ना। हाँ, अगर वो बिजनेस वीजा नहीं है, इसमें भी आप ये कर सकते हो कि जैसे अगर आप ये टीआरसी अप्लाई करना, लेकिन उसमें बात वही है ना कि आप फिर बिजनेस प्रोफाइल लगाते हो पीछे बैक एंड पे। हम्म। अब बिजनेस प्रोफाइल आपने कोई ऐसी चीज लगाई है नहीं, आपका वीजा जो है वो टूरिस्टिक वीजा है। टूरिस्टिक वीजा पे आप आए हो और आप यहाँ कंपनी स्टेबल करके आप टीआरसी मांगे को नहीं मिलेगी आपको टीआरसी। क्योंकि अच्छा। सही। अगर आपने टीआरसी फॉर्म के साथ आपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए ना कंपनी के, जो आपने यहाँ रजिस्टर्ड करवाई है, तो आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। और अच्छा। विदाउट बिजनेस आप टीआरसी अप्लाई करोगे तो आप तो वही सिनेरियो में खड़े रहोगे जिसमें आज खड़े हुए हो। तो कंपनी हाँ, रजिस्टर्ड करवाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अगर तो आपका मशवरा ये है कि फिर नॉर्मली टीआरसी ही अप्लाई की जाए ना? आप नॉर्मल टीआरसी अप्लाई करो, ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाओ, प्रॉपर्टी जो आप रेंट पे ले रहे हो ऑथेंटिक प्रॉपर्टी लो। ऐसे केसेस भी मैंने बहुत सुने हैं लोगों के, जैसे आप कॉल कर रहे हैं इस तरह दूसरे भी कॉल करके बता रहे होते हैं कि जिन्होंने किसी एजेंट से रेंटल एग्रीमेंट बनवा लिया और वो रेंटल एग्रीमेंट उन्होंने कोई वेरीफाई या वैलिडेट कर लिया तो उसमें पता चला कि जनाब वो तो ऑलरेडी किसी और के 5-6 लोगों के नफूस में रजिस्टर्ड है वो। तो अच्छा। इस वजह से उन साहब का टीआरसी रिजेक्ट हो गए। तो आप प्रॉपर्टी लें प्रॉपर तरीके से रेंट पे। और असल में यहाँ पे भी थोड़ा सा एक इशू में हुआ ये है कि मैंने रेंट पे अपार्टमेंट ले लिया है यहाँ पर अली बेगोए में। सही। और जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो जाहिर है यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो दोस्त यार हैं, तो उनसे मैंने साहिब दिन पे आप ही का सारा वीडियो वगैरह देख के ना मैंने फिर उनसे कहा था कि यार जाके विजिट करो ये वो फलाना। आपको बकौल जाहिर है मैंने उनसे ये कहा था कि आप नोटराइजेशन वगैरह की बात करो, लेकिन अब ये है कि वो इमलाक जो है वो मसले कर रहा है कि ओनर जो है वो बाहर चले गए अच्छा। मुल्क से। हाँ, अब मुसीबत ये है कि जाहिर है लैंग्वेज का एक बड़ा बैरियर है। सही तो सही सही। तो जाहिर है कि अब वो मैं खुद भी बहुत ज्यादा वो नहीं कर पा रहा हूँ उसमें ना बात। लेकिन अच्छा। थोड़ा सा वो ड्रामेबाजी अभी चल रही है, उनसे भी मेरी मुसलसल बात चल रही है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि, और मुझे पता भी ये चला है कि ये लोग ये ड्रामेबाजी करते हैं क्योंकि इनको भी शो नहीं करना होता, मतलब ये टैक्स वैक्स फिर इनका भी लगता है क्या चक्कर है, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि नोटराइजेशन ना की जाए। तो अब वो मुस्तकिल मुझे ये बोले जा रहा है कि भाई ये वो अब वो, और मतलब वो जाहिर उसको कमीशन तो दे दिया है तो वो बिल्कुल ही उसने हाथ खड़े कर ली एक तरह सही से ना। सही 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 सही। जी। तो यहाँ भी आके गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी फंस गया हूँ।
इसमें। अच्छा वरना इरादा तो मेरा सिंपली ये था कि मैं आके नॉर्मली रेंट पे अपार्टमेंट लूंगा और तरीके से अपना जो सारी चीजें सब कुछ लेजिट है तो तरीके से काम किया जाए। अच्छा हम्म। तो ये सिलसिला है। वरना अब वैसे अच्छा एक आध और भी मतलब मैंने अपनी तरफ से वो किया था कि यहाँ पे मतलब गूगल पे जो एजेंसीज मतलब जो टर्किश एजेंसीज हैं पाकिस्तानी नहीं जो जरा कंपनीज हैं जो जी इसका काम करती हैं तो उनसे भी मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि टीआरसी बहुत रिजेक्ट वो भी यही कह रहे हैं कि टीआरसी बहुत रिजेक्ट हो रही है तो मतलब आपको ट्राई करनी है तो आप कर लें अदरवाइज आप प्रॉपर्टी खरीद लें और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, ये इस वक्त तो करंटली सबसे सेफेस्ट सिनेरियो यही है कि आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी हो, हम्म बट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टीआरसी मिल रहा है। हम्म। तो इस वक्त वैसे आपके ख्याल में प्रॉपर्टी बाय करने का टाइम सही है क्योंकि वो आपने भी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि अभी बहुत मतलब वो प्राइसेस वहीं की वहीं खड़ी हैं यार रेट। अब तो ये नीचे तो नहीं आते प्राइस ना, क्योंकि जो डॉलर वॉलर नीचे आया था वो प्रॉपर्टी वहीं स्टक हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, पहले तो ये होता था कि आप प्रॉपर्टी परचेज करते थे, एक्सपर्ट रिपोर्ट बनी नहीं बनी आप, लेकिन अब वो मैंडेटरी हो गई है और गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड भी हैं और यहाँ जो वेल नोन हैं वो भी हैं। एक्सपर्ट रिपोर्ट पहले बनती है और वो एक्सपर्ट रिपोर्ट अब सबमिट भी होती है और जी जी। उसके ऊपर फिर टैक्सेशन आपकी वो टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट रिपोर्ट टैक्स जो है ना वो जनरेट होता है कि जी कितना लेना है। अगर आप इवन के अंडर इन्वाइसिंग भी करके प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं ना, तो जो एक्सपर्ट रिपोर्ट में वैल्यू डिक्लेयर हुई है उस वैल्यू के हिसाब से सेलर को टैक्स आ जाता है उसकी ई दवेलत अकाउंट के ऊपर। सही सही सही। तो ये फिर मैंडेटरी हो गया है। तो मतलब अगर आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट में जो वैल्यू है और वही वैल्यू आपकी टापू पे वो लिख के दे रहा है तो मीन्स के यू आर ऑल गुड। लेकिन बिल्कुल सही। अगर आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट में वैल्यू कुछ और है और आपकी टापू पे आपसे पैसे वो कुछ और ले रहा है और प्रॉपर्टी टापू पे वैल्यू कुछ और लिख रहा है तो मीन्स के यार देयर इज सम स्कैम ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही है ऐसे ही है। तो अगर आप पेमेंट भी वही पे कर रहे हैं, टापू पे भी वही लिखा है, एक्सपर्ट रिपोर्ट में भी ऑलमोस्ट वही प्राइस है, तो मीन्स यू आर ऑल गुड कि आपका पैसा सेव एंड सिक्योर है। सही 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 बाकी सही। ये कि 10%, 5%, 10% की तो फ्लक्चुएशन होती है विच इज बेयरेबल ना। सही है बिल्कुल। और इतना तो होता ही है जी। लेकिन हाँ, अभी आप कह रहे हैं स्टेबल हो गई हैं प्राइसेस ना मतलब यही रहेंगे। प्राइसेस स्टेबल हैं, अब इससे ऊपर ही जाएंगी, नीचे तो नहीं आएंगी। क्योंकि यार देखो अभी जी आपको मालूम होगा रिसेंटली इन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी के जो आप वो लेते थे बाय इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, $250,000 की जो थी लिमिट उसको $400,000 कर दिया है। तो अब इससे प्रॉपर्टी भी अपनी वैल्यू गेन करेगी, फिर देन उसके बाद जो है वो मज़ीद और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्राइस बढ़ते ही जाएंगे और आगे मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा आगे ना। ऐसे ही और मुश्किल नो से वन मुश्किल। नोज के आफ्टर 2023 पॉलिसीज क्या होंगी, नो वन नोज। और वो मेरा ख्याल है ये सब अब रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि 2023 के बाद तो ये वैसे ही मुल्क बहुत पैसा कमाने वाला है। जी इनको अब जी मेरा जी जी ख्याल है बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जी जी। बाहर के लोग आए और ये वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही है। तो सही। तो मतलब आप बेसिकली शिराज भाई फिर दो ही रास्ते रह गए। एक तो ये कि मैं पहले टीआरसी अप्लाई करके देख लूं, ठीक है। हाँ अब जस्ट इन केस अगर टीआरसी नहीं मिलती खत्म हो जाता है तो फिर मेरे पास ऑप्शन फिर वही है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद। हाँ ऐसा ही हुआ ना। बिल्कुल एग्जैक्टली और कंपनी अगर आपने बनानी भी है ना तो आई वुड सजेस्ट यू कि कंपनी, देखो कंपनी बनाना मुश्किल नहीं है, कंपनी बनाना बहुत आसान है यहाँ, लेकिन जी कंपनी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है यहाँ। आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, अगर आपकी जीरो ट्रांजैक्शन है तो भी हाँ। आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, आपको टैक्स हर महीने बेयर करने होंगे। देन उसके अलावा अनटिल अनलेस के आप 100,000 टर्किश लीरा अकाउंट में ना डालें तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। वर्क परमिट हाँ वो तो बिल्कुल ऐसा ही है आगे का।
हाँ, आगे का तो यही तो है और जी। देन उसके बाद वो आपकी फर्स्ट वर्क परमिट होगा। उसकी ठीक है, और ये रिन्यूअल जो के लिए 5, उसकी रिन्यूअल के लिए 5 टर्किश रखना आपको बहुत ज़रूरी है। हाँ, रिन्यूअल के वक़्त में आएगी ना ये बात? हाँ, ये रिन्यूअल के वक्त में आएगी कि आपको 5 टर्किश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ये रिन्यूअल पे आएगा। लेकिन सही। कॉन्स्टेंटली खर्चे तो हैं ना, उससे बेहतर हुँ, ये है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो कि जी आपका पैसा भी सेव एंड सिक्योर हो जाए, आपके रेजिडेंस परमिट का इशू भी ख़त्म हो जाए, देन उसके सही। बाद आपकी पूरी फैमिली भी इंटाइटल्ड हो जाए। और हुँ। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले यहाँ रहो, चीजें एक्सप्लोर करो, थोड़ा बिजनेस को स्टार्ट करो, टुक टुक चीजें चलाना शुरू करो। वंस हुँ, यू सी के यार एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक, तो फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ और बिजनेस करो। लेकिन अगर अभी से कंपनी रजिस्टर्ड करवा दोगे और कोई आपकी बिजनेस नहीं होगा, अभी तो आपको छोटे से मकान लेने में आपको लैंग्वेज का बैरियर हो रहा है, यहाँ कोई हुँ। दुकान बनाओगे ना तो फिर तो मतलब बाल बाल खींचने लगोगे अपने। ऐसा ही है। मैं भी यही बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है, बिल्कुल। यही मैं भी सोच रहा हूँ। हम्म। अच्छा, ये ठीक है। हाँ, ये इनका टैक्स वग़ैरह जो है वो पे करते रहना पड़ेगा कंपनी खोलने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अकाउंटेंट तो को भी हर अभी महीने पैसे जाएंगे। सही, असल में मैं ना बस प्रॉपर्टी लेने से पहले शराज भाई चाह रहा था कि मुझे 2-3 महीने इस तरह मिल जाएंगे जिसमें मैं एक तो प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्टिगेट कर लूं कि यार मतलब किस तरह सही तरीका जो है और ये वो फलाना। नंबर 1, नंबर 2 मैं ये भी चाह रहा था कि मतलब ये मैं, क्योंकि असल में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने वालिदैन को इधर लेकर आने के उसमें हूं कि सही। अब कारोबार हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, ये दोनों निस्बतें जब जब मेरे लिए मुफीद बनती हैं, जब मुझे ये थोड़ा सा ये समझ आ जाए कि भाई माँ बाप के लिए ये शहर अच्छा है भी या नहीं है, मतलब रहना ओवरऑल सही। चीजों के लिहाज से। यार वैसे तो दोस्त, अब जिस एज में हमारे पेरेंट्स हैं ना, उस हम्म। एज में उनको उनकी सराउंडिंग में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनसे उनकी जुबान में बातें करें, जी, ये ऐसे ही है। उनकी बातें सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इवन के हम्म। यहाँ यंगस्टर्स भी जो जिनका इतना ज़्यादा जिनको लैंग्वेज नहीं आती, वो भी कुछ एक टाइम के बाद ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं यहाँ। हम्म। लेकिन अब उस एज में, जिस एज में आके हमारे पेरेंट्स हैं, इस एज में तो इंसान स्ट्रगल नहीं करता, वो ऐसे ही है। वो जो उसने स्ट्रगल की होती है उसको रिटेन कर रहा होता है बेसिकली। अब ऐसे ही है। ऐसे में उनको ऐसे माहौल में रखना, यहाँ डेफिनेटली यहाँ फूड बहुत अच्छा है, क्वालिटी इन्वायरमेंट है, लेकिन इनके साथ साथ ना सोशल इन्वायरमेंट भी इंसान को चाहिए होता है। बहुत जरूरी है जी। यही यही मेरे भी दिमाग में मुस्तकिल है जी। हाँ, तो ये आप फैक्टर्स जो है ना माइंड में रखना, ऐसा ना हो कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर दो फिर उसके बाद जो है ना वो पेरेंट्स का दिल भी ना लगे और फिर आप एग्जॉस्ट हो, घर वाले भी एग्जॉस्ट हो, पेरेंट्स कि यार मतलब कुछ भी है, वो सिर्फ एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, टीवी ऑन करो तो कोई उनके मतलब की चीज़ नहीं है उसमें। और फिर लोग चाहिए होते हैं यार, कभी कोई कोई रिश्तेदार आ रहा है, आप घर से बाहर निकलते हैं, 10 लोग सलाम दुआ करते हैं, हेलो हाय करते हैं, कभी किसी के साथ खड़े हो गए, कभी किसी के साथ खड़े हो गए। हम्म। तो यहाँ वैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी का मतलब, अब आप तो 2 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी का है जैसे मिलना मिलाना और ये सब थोड़ा सोशलाइजिंग है? यार असल में सोशलाइजेशन ना होती है नोटों से। यहाँ हम्म। तुर्की में ना लोगों के पास जो कम्युनिटी है ना उसके पास नोट नहीं है। पैसे नहीं है, सही हाँ, बात। क्योंकि ज्यादातर हल्की उसमें है हाँ, आवाजाही। तो हर बंदा जो है ना वो टाइम स्पेंड इसी में कर रहा होता है कि यार मैं नोट कैसे कमाऊं। हम्म। अब यूरोप में और वेस्ट में तो क्योंकि वहाँ डॉलर में अर्न कर रहे होते हैं, $100 या $50 वीकली स्पेंड करना कोई मसला नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन हम्म। यहाँ तो महीने की तनख्वाह ही कोई 3,000 4,000 लीर है, सही कह उसमें रहे से हैं, अगर बिल्कुल वो सही कह कोई रहे हैं। 300 400 लीरा खर्च कर देगा वीकली, या चलो खाने पीने में, हाँ हाँ। खाने पीने में, या मतलब खाने पीने का चलो डाइन आउट ना करें, लेकिन लोग वैसे तो बिल्कुल पार्क पार्क वगैरह में लोग बैठ के गपशप लगा सकते हैं, लेकिन अब वैसा इन्वायरमेंट है नहीं यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना। हम्म। तो सही। मैं बहरहाल आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे आपका टीआरसी आपको समझ में आता है, अगर आप अपनी प्रोफाइल अकॉर्डिंगली बना सकते हो, तो बगैर फालतू का खर्चा किए टीआरसी अप्लाई करो। लगता है ठीक है, नहीं लगता तो वापस चले जाओ। सही। अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाओ,
बिजनेस प्रोफाइल बना के या अपनी टूरिस्टिक प्रोफाइल भी बना रहे हो तो 2-3 महीने का वीज़ा लो। इवन के प्रॉपर्टी भी परचेज कर रहे हो ना, तो आप 3 महीने का वीज़ा अप्लाई करो, उनको बोलो कि जी मुझे 3 महीने का वीज़ा चाहिए, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मेरे यहाँ बिजनेस है, सब कुछ है, मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ वहाँ कि जी मतलब प्रॉपर्टी मेरे लिए कौन सी बेहतर है, क्या है, मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो आप वीज़ा ही ज़्यादा लेके आओ और इस दौरान प्रॉपर्टी परचेज करो। देन उसके बाद फिर जो आपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है तो अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो। यहाँ टाइम कम होता है, इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। आप सही। पैनिक में प्रॉपर्टी बंदा परचेज करता है, लैंग्वेज की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हर बंदा अपनी अपनी कहानियां सुना रहा होता है, कोई प्रॉपरली गाइड नहीं करता, और जिनके पास प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है वो लोग मुयस्सर नहीं होते। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये बड़े बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम ही होते हैं। और यहाँ आप किसी से भी कोई बात करो, किसी एजेंट से या किसी से मतलब किसी से भी बात करो तो वो ये बोलता है आप मुझे पैसे दो, मैं आपका काम करवा देता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओह। यही बात है। हाँ, अब उसमें फिर एट लास्ट यही होता है कि आपके पास आपके जो पैसे हैं वो भी चले जाते हैं, ना आपके हाथ में किमलेक होता है ना कुछ होता है। आप उस बंदे को कुछ कह भी नहीं सकते कि यार, वो बोलता है यार मैंने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी है, आपका बैड लक। ऐसा ही हाँ हाँ। है, यही होता है। तो जबकि ये प्रोफाइल बनाने वाला जो है वो एडमिट नहीं करेगा कि यार मुझे तो मालूम था कि मुझे प्रोफाइल आपकी कैसी मेंटेन करनी थी। तो अब वो अब अनफॉर्चुनेटली शायद उन लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती कि आप किस तरह से अपना केस को फाइल करें। शायद, हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और इवन ये जो टर्की के जो लोग हैं जो एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, ये एक आध तो नंबर 1 पे आती है जब आप सर्च करते हैं उसको गूगल पे। इवन उनको भी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि इवन अगर लेजिट केस है भी 100% तो भी भाई काफी चांस है कि रिजेक्ट हो जाए, आजकल दे नहीं रही government। आजकल तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन उसमें सिनेरियो यही है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल ऐसी बनाई है, उसमें एक एक चीज़ इन डिटेल एक्सप्लेन की है, आपने हर एक चीज़ आपकी जेन्युइन है, आप बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो, पीछे आप और बिजनेस के प्लान्स के लिए टीआरसी ले रहे हो, तो आपके पास अकॉर्डिंगली प्रोफाइल होनी चाहिए, बिजनेस प्रोफाइल जिसमें आप चीज़ें दिखा रहे हो, लेटर हेड्स हो आपके पास, बैंक आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हो, तो टीआरसी दे रहे हैं वो। इसी तरह अगर आप टूरिस्टिक हैं, आपकी टूरिस्टिक टीआरसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी टूरिस्टिक प्रोफाइल है, आपके पास टूरिस्टिक आपके प्लान्स हैं, आपने कौन कौन से सिटीज़ एक्सप्लोर करने हैं, उनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने करनी है, आपने मजीद जो है आप कौन कौन से होटल्स में आपने मसला बुकिंग ये कर ना कि अब रखी है। मेरा मेरा ये तो प्लान है नहीं ना, क्योंकि अब वही है, ये आइटिनरी में शो नहीं कर पाऊंगा वो। मतलब ये कैसे शो की जाएगी ये सारी आइटिनरी के, यहाँ पे भी जाऊंगा और यहाँ पे भी होटल। अब मैंने तो एक अपार्टमेंट बुक कराया है, मैंने तो होटल्स भी बुक नहीं कराए हैं। वरना भाई आपने 6 जगह अगर बुकिंग कराई हो तो आप प्रॉपर्ली शो कर सकते हो कि भाई इन होटल्स में बुकिंग हुई भी है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से ये राउट है। तो वो तो है नहीं मेरा सिलसिला, मैं तो खाली इस्तांबुल में ही हूँ, और वो हाँ भी अपना अपार्टमेंट रेंट कराया है। सही। तो आपका तो बहरहाल जैसे ऑब्जेक्टिव था कि जी मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसमें तो यार ये है कि अब या तो आप टीआरसी अप्लाई करो, उसमें रीज़न आप यही एक्सप्लेन करो कि जी मुझे टीआरसी चाहिए, मेरे पास टाइम कम है, मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, बैकएंड पे मेरे पास इतना इतना पैसा है, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास जो टाइम है वो कम है, इस टाइम के अंदर मैं कोई अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ नहीं पा रहा, और जो कैश आपके हाथ में है उस कैश को भी बैंक में डालो, पीछे जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाओ, एक रेगुलर टीआरसी अप्लाई करो ऑन द बेसिस ऑफ कि जी मैं प्रॉपर्टी यहाँ परचेज करना चाहता हूँ, और ऑथेंटिकली ये लिख दो। अगर आपको टीआरसी दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो मतलब जो एक्स्ट्रा फालतू के खर्चे हो रहे हैं उनसे आप बच जाओगे। कंपनी रजिस्टर्ड करवाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सही। अच्छा, बल्कि ये एक मुझे मशवरा और ये भी मिला था कि अगर आप कंपनी रजिस्टर कराते हो और टीआरसी रिजेक्ट हो भी गई फॉर एग्जांपल, तो आपके पास फिर भी ऑप्शन होगा कि आप पाकिस्तान जाके, आपको इनविटेशन लेटर अपनी कंपनी का है आपका, ठीक है, और आप वहां से आपको बिजनेस वीजा आसानी से मिल जाए, जो कि मेरा ख्याल है वहां भी थोड़ा सा मुश्किल है बिजनेस वीजा में। वो भी पता नहीं क्या क्या उनके लवाजमात जो वो मांग रहे हैं। हाँ
नहीं, बिजनेस वीज़ा तो अगर यहाँ कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है तो आपको बिजनेस वीज़ा तो मिल जाएगा, वो तो मसला नहीं होगा। ये तो मतलब इवन कि हाँ, अगर तो वो आपकी, यही कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर ये है कि भाई अगर पीआरसी रिजेक्ट हो भी जाता है हाँ, तब भी आप वापस जाओ और आप बिजनेस वीजा अप्लाई करके वापस आ जाओ, फिर आपको 100% मिलेगी। 100%, 100% क्या मिलेंगे मतलब वो 100? कह रहे हैं कि फिर बिजनेस रेजिडेंसी मिल जाएगी जब आप वापस आओ, बिजनेस वीजा। हाँ, तो वो वर्क परमिट मिलेगा ना, आपको कैपिटल डालना पड़ेगा ना फिर वो। हम्म। 1 लाख लीरा जो है वो आपको अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ेगा, लेकिन मेरे कॉन्स्टेंट। ख्याल है पहले 6 महीने जो है वो बिजनेस रेजिडेंसी मिलेगी और फिर वर्क परमिट पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले डायरेक्ट वर्क परमिट आप अप्लाई ही नहीं कर सकते ना। हाँ, पहले तो रेजिडेंसी मिलेगी फिर वर्क परमिट मिलेगा। हाँ, वो मिल जाती है, लेकिन हाँ अब जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, सब कुछ हो गया, तो देन उसके बाद फिर वो मजीद आपको टीआरसी तो नहीं मिलेगी ना फिर। हाँ, यही है तो यही है। और वो हर महीने का खर्चा आप कॉन्स्टेंटली फिर वो आपके साथ रहेगा, हर महीने का खर्चा। हाँ, शुरू में तो मेरे ख्याल है हर महीने में बस ये टैक्स जाता है और वो टैक्स वगैरह ही जाता है ना। नहीं, अकाउंटेंट आपको रखना पड़ेगा। अकाउंटेंट होगा, हाँ जी, अच्छा हाँ, अकाउंटेंट की फी और टैक्स की वो हाँ, हर महीने जाती है हर या महीने, साल की जाती है? हर महीने ऑलमोस्ट आपका, ये समझो कि हर महीने आपका तकरीबन 1000 टर्किश लीरा का एक्सपेंस है ये, हम्म, हर महीने। 1000 एक्सपेंस, हम्म, तकरीबन 14,000 रुपए। सही 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 सही, ठीक है। तो ठीक है शराज भाई, मेरा ख्याल है मैं फिर यही करता हूँ कि टीआरसी वगैरह की कोशिश करता हूँ, नहीं होता तो बस फिर वापस जाते हैं, बिजनेस वीजा की तरफ जाते हैं, फिर जो प्लान है फिर उसी से ही स्टिक करते हैं। ये बस असल में मैं चाह ये रहा था कि आया हूँ तो थोड़ा इतना एक्सप्लोर कर लूँ कि भाई यहाँ रहना वहना है भी या नहीं है। वो ये कि पिछली बार 10 दिन के लिए आया था, ये था कि 21 दिन में क्या एक्सप्लोर हो जाएगा। सही 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 सही। बस ये चाह रहा था मैं कि मतलब एक जहन कंफर्म हो जाए कि भाई मतलब करना ही करना है, तो बस तो फिर वो बिजनेस वीजा भी हो जाएगा इंशाल्लाह, वो फिर तो चीजें हो सकती हैं। ये है, वरना प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है, दोनों में से काम किया जा सकता है कुछ ना कुछ। सही। ये है, ठीक है शराज भाई, मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश तो करता हूँ, देखता हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट रखूंगा, जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। सही सही दोस्त, ये कॉल रिकॉर्ड है आपकी ना? अच्छा, हाँ, ठीक है, तो डाल दूं मैं इसमें, मतलब जेनेरिक क्वेश्चंस हैं जी जी। तो। मेरा ख्याल है हाँ, कोई डाल दीजिए, हाँ। हाँ, इसमें कोई मैं आपको पर्सनल डिस्कशंस तो है नहीं, और सही है, तो ये है कि सिमिलर केसेस में जो दूसरे हैं उनको भी ज़रा बेनिफिट मिल जाएगा इससे। सही, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है शराज भाई। सही, चलो, ओके भाई। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।